Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. First year class. I am Azam Ali from Ummatul Islamia School and College Prince Sultan. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने इससे पहले जो है वो डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, जिसमें डाइपोल फोर्सेस थी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस थी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस थी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ पे हमने क्यों नहीं स्टडी किया, ये अलग से क्यों है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पे एग्जिस्ट करती है, इसकी रीजन आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पे आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की को डिफाइन कैसे किया जाता है। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके दरमियान है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। मींस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हो? और या तो ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, या फ्लोरीन हो। और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम मींस के हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज मौजूद है। ये तो है डेफिनेशन। अब इसको प्रैक्टिकली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में क्यों नहीं आती, या डाइपोल फोर्सेस में क्यों नहीं आती, उसके लिए दो एग्जांपल है हमारे पास। एक तो हमारे पास है HCl और दूसरी है HF। जो HCl का मॉलिक्यूल है, यहां पे ये पार्शियल नेगेटिव है, यहां पे ये पार्शियल पॉजिटिव है। इन दोनों के दरमियान जो है वो डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि डाइपोल फोर्स। जो कि हमने पहले स्टडी किया। अब डाइपोल फोर्सेस यहां एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या यहां भी ये एक डाइपोल है, Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और ये दूसरा डाइपोल, और एक के दरमियान ये जो डॉटेड से शो की गई है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन डाइपोल फोर्सेस। तो ये यहां भी डाइपोल है, यहां भी डाइपोल है, तो यहां क्यों नहीं डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती? अब इसकी एग्जांपल, इसकी रीजन क्या होगी? इसकी रीजन ये होगी कि जब हमने HF के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट देखा, जो आप क्या ग्रुप वाइज डिस्कस भी करेंगे, कि जब हमने इनका बॉइलिंग पॉइंट देखा तो HF का जो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू HCl। इट मींस कि अगर वैसे तो फ्लोरीन ग्रुप में जो हमारे पास ग्रुप 7 है, वहां पे फ्लोरीन, ब्रोमीन और देन आयोडीन है, और जैसे जैसे जो है डाउन द ग्रुप आए हमारे पास, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। मींस कि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्लोरीन का ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा, उससे ज्यादा, और आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि HCl का जो मॉलिक्यूल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट या HCl का ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू HF, बट ऐसा नहीं है। उसकी रीजन फिर क्या है कि अगर इन दोनों में डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, Cl में भी और HF में भी, तो क्या होना चाहिए था कि नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक HCl मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता और HF का कम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब स्टडी किया गया तो ये मालूम हुआ कि HF मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेशल टाइप की फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब भी किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। तो उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कहा गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा गया। तो HF के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ये क्लियर बात है, मतलब समझ में आ गई। और HCl में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? रीजन बता दी है, क्योंकि HCl में डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं।
और दूसरा, जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था और फ्लोरीन था। वहां जो है वो Cl नहीं था, क्लोरीन नहीं था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती इन केस ऑफ HCl, और इन केस ऑफ HF वो एग्जिस्ट करती है। और उसका जो प्रूफ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने का, वो HF का बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू HCl। अब आगे आते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जो कि यहाँ पे शो की गई है। लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसकी रीजन क्या है? ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा बनना है, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 में है, फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 7 में है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें इन केस ऑफ H2O, तो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कि देखें, ये ऑक्सीजन, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला। अब याद रखिए ये ऑक्सीजन इधर से इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है, फिर इधर से इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसमें कितनी टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 4। तो लेकिन अगर देखें तो इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाला, ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दूसरे मॉलिक्यूल की भी पार्टिसिपेशन है। तो ये कितनी हो जाएगी? हाफ। इसी तरह से ये कितनी हो जाएगी? हाफ और ये भी हाफ। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा? डबल बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मींस के वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जब डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी उससे, और एज अ रिजल्ट उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। डजंट मैटर कि वो ग्रुप 6 का है या ग्रुप 7 का है। अगर जो है फर्दर देखें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग बात इस तरह से है कि ये देखिए जो है क्लोरोफॉर्म है CH3 और ये एसीटोन है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, ये 3 क्लोरीन इस कार्बन के ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ फेंकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ फेंकते हैं। जब अपनी तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है कि कार्बन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है। कार्बन में क्या करता है कि कार्बन इस हाइड्रोजन से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कार्बन डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंसी हो गई है। उस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फेंकेगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर से क्या होगा कि एसीटोन है, एसीटोन कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म का, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अमोनिया के केस में भी ऐसे ही है और फ्लोरीन के HF के केस में भी ऐसे ही है। यहां देखिए ये HF का मॉलिक्यूल है। अब HF के मॉलिक्यूल में अगर देखें तो यहाँ पे ये फ्लोरीन किसी और जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, एक HF का मॉलिक्यूल है ये वाला। अब ये देखिए ये इधर से क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो वैसे तो ये 2 होंगे, लेकिन इस मॉलिक्यूल में ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, उसमें इस मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और इसकी भी होगी। तो क्या होगा कि हाफ और हाफ 1 हो जाएगी। मींस के HF के मॉलिक्यूल में जो है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और H2O के मॉलिक्यूल में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए H2O का मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HF मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट आते हैं जी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैसे अफेक्ट होती हैं। सबसे पहले ये पीरियड नंबर है इस तरह से, ठीक है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन।
नॉर्मल ट्रेंड देखा जाए तो कार्बन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको वहां भी एक्सप्लेन किया कि वो इंक्रीज होता है। तो CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, SiH4 का ज्यादा, GeH4 जर्मेनियम हाइड्राइड का और टिन हाइड्राइड का उससे ज्यादा होगा। अब लेकिन उससे आगे जाएं ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 पे, तो क्या होगा कि वहां ये ट्रेंड देखने में नहीं आता, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि देखिए NH3 जो है, यहां से देखा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BH3 एंड एज कंपेयर टू ASH3। AS स्टैंड फॉर एस्ट्रोजन और SPH3 एंटीमनी, SP एंटीमनी कहते हैं। तो उन बाकी BH3 का, ASH3 का और SPH3 का तो नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन NH3 का कम होना चाहिए था एज कंपेयर टू BH3, लेकिन वो ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट इन NH3। इसी तरह से HF का मॉलिक्यूल का देख लें और H2O का देख लें, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो बात क्वेश्चन ये बन जाता है कि HF मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा कम है एज कंपेयर टू H2O, या HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl। ग्रुप में तो फ्लोरीन टॉप पे है, तो फ्लोरीन का कम होना चाहिए था। तो क्यों ऐसा है, उसकी रीजन क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आप इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें कैसे एग्जिस्ट करती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक से ही कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, कि सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पे जो है वो बर्फ क्यों तैरती है। अगर हम आइस के स्ट्रक्चर को देखें, जब टेंपरेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, ठीक है, और मिल्क के टेंपरेचर हम बहुत लो कर देते हैं, तो क्या होता है कि आइस वाटर के मॉलिक्यूल की इस तरह से हेक्सागोनल अरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये आइस का स्ट्रक्चर है जो कि बुक में बना हुआ है। तो इस आइस के स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट हो गई है। जब आइस की फॉर्मेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये इस पूरे स्ट्रक्चर में स्पेस क्रिएट हो गई है। स्पेस क्रिएट होने की वजह क्या थी कि जब टेंपरेचर बहुत ज्यादा कम हुआ तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्या हुए, एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाए। दैट मींस कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ज्यादा होना शुरू हो गई, मींस कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा हो गई। अब यहां पे देखिए ये एक जो है ये H2O, ये H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पे ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और ये आगे सारा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और जो कि हर वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शामिल है। तो ये वाली जो स्पेस है, जब स्ट्रक्चर बनता है आइस का तो उसमें ये स्पेस एग्जिस्ट करती है, जो कि नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि जब टेंपरेचर बहुत कम होता है तो आइस का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें ये स्पेस डेवलप हो जाती है, ठीक है। जब स्पेस डेवलप होगी तो लाजमी सी बात है मींस के वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। अब डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम की। अब जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा सरफेस पे तैरना शुरू कर देती है। अब यही वजह होती है कि आइस क्या होती है? सरफेस पे तैरती है। अगर जो है वो आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो क्या होगा कि ये डाउनवर्ड जो वाटर है वो डाउनवर्ड फ्रीज होना शुरू होता और नीचे से फ्रीज होकर अपवर्ड आता है, और इस वजह से इसका नुकसान भी ये होता कि जो हमारे पास मैरीन लाइफ है, फिशेस है, वो एग्जिस्ट ना कर पाती, वो सर्वाइव ना कर पाती। जब आइस फॉर्मेशन होती है, स्पेस क्रिएट हो जाती है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो स्पेस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से आइस जो है सरफेस पे फ्लोट करती है, तैरती है। और इस वजह से क्या होता है कि जो है वो आइस में बीच के जब आप इसको हीट करेंगे, अब इसी आइस का टेंपरेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तो क्या होगा? ये
जो है स्पेस खत्म होना शुरू हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू आइस होंगी, वो कम होंगी, तो क्या होगा, ये स्पेस भी खत्म हो जाएगी। तो यहां तक आज का लेक्चर कवर हो जाता है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कोई इशू हो।